अब मैंने तो भैया आचार्य प्रशांत का वीडियो देखा था, उससे उन्होंने जो भी चीज़ समझाई वो मुझे अच्छे समझ में आ गई हैं कि अगर हम मानवीय क्रियाएं। तो भैया आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11th का एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। ये चैप्टर इकोनॉमी का है, मगर ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि ये हम लोग का जियोग्राफी का चैप्टर है, परंतु ये इकोनॉमी का चैप्टर है और क्लास 11th का है। इसके बाद बात करें तो इसमें हम लोग को बताया जा रहा है, इसमें हम किसी प्रकार की इकोनॉमी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर जीडीपी क्या है और ये सब क्या है। यहाँ पर हम लोग बस पर्यावरण में जो मानव के क्रियाओं द्वारा पर्यावरण का जो नाश हो रहा है उसको देखेंगे, हम पर्यावरण को जानेंगे और अंत में जाकर हम लोग देखेंगे धारणीय विकास के लिए कुछ रणनीतियों को और कुछ जो यहाँ पर विद्वान हैं उनकी बात को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे चैप्टर के नाम से, पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम चारों ओर हम जिस भी संसाधनों से घिरे हैं वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण की परिभाषा भी अगर हम लोग देखें तो वो भी इसी तरीके से आती है कि समस्त भूमंडलीय विरासत व सभी संसाधनों के समग्र रूप को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मतलब कि कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर एग्जाम में आ जाता है 11th के वगैरह में, तो पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर का वो सारा वातावरण जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की बात करें तो हम चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उन चीज़ों में हम लोग एक तो देखते हैं जैविक चीज़ों को और अजैविक चीज़ों को देखते हैं। मुख्य दो तरीके से हम लोग चीज़ों को बांट सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई इंसान कुछ समय के लिए जीवित होता है, 2 घंटे के लिए मर जाता है तो अजैविक हो गया, फिर जीवित हो जाता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो 2 टर्म्स में हम लोग बांट सकते हैं, एक तो जैविक जो जिंदा है, एक अजैविक सजीव और निर्जीव। ठीक है। जैविक में तो हम लोग को सबको पता है कि हम आते हैं चींटी, पेड़ पौधे और जितनी भी चीज़ें हैं सब जैविक में आ जाएंगी जो जिंदा है। गधा, खच्चर, बैल, सांड, आप, ये सब चीज़ें। अजैविक में ये मेरे ये मार्कर हो गया, ये जो इसमें बोल रहा हूँ ये हो गया, और बाकी आप जो चड्डी पहने हैं वो हो गया, कपड़ा पहने हैं वो हो गया, ये टैबलेट हो गया, वो कंप्यूटर हो गया, वो आईना हो गया, वो दीवार हो गया, वो सभी चीज़ें अजैविक के अंतर्गत आएंगी जो कि जिंदा नहीं है, जो जीवित नहीं है, यानी कि अजीवित है। अब हम लोग देखने वाले हैं, हमने क्या देखा अभी तक? वही पर्यावरण देखा, पर्यावरण के छोटे प्रकार देख लिए। अब पर्यावरण का कार्य क्या है? अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएं तो हम लोग देखेंगे पर्यावरण का कार्य क्या है, हमारे आसपास ये जो चीजें हैं इसका कार्य क्या है। तो फिर अब इसका कार्य देखा जाए तो ये तो फिलॉसफी में हम लोग चले जाएंगे कि ये सब क्या है, हमारा जगत क्या है। परंतु अगर साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो साइंस की भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया यह संसाधनों की पूर्ति करने वाला एक कारक है। हमारे आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब हमारे संसाधन हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये मौजूद हैं। तो एक तो इसका कार्य ये हो गया कि ये संसाधनों की पूर्ति करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह अवशेष को समाहित कर लेता है। अवशेष को समाहित कर लेता है इसका मतलब कि हम लोग को सबको पता है कि भैया प्रकृति को हम लोग हगते हैं, उसमें वो चला जाता है, उसी में फिर उसको समाहित कर लेता है। प्रकृति जो है, पेड़ पौधे रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है, प्रकृति उसको समाहित कर लेती है। बहुत सारी मानवीय क्रियाएं होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, प्रकृति सबको समाहित कर लेती है। परंतु अगर प्रकृति के समाहित करने की क्षमता से अधिक हम लोग दोहने करने लगेंगे तो फिर वो प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारी आसपास की जो है इसका एक और कार्य होता है कि ये जो है हमारे जो अवशेष हैं, हमारे जो गंदगी है उसको समाहित कर लेता है। इसका एक और कार्य है, वो है जैविक जननिक और जैविक विकास प्रदान करना, जैविक विविधता प्रदान करना। हम अपने आसपास बहुत प्रकार के लोगों को देखते हैं जो कि जिंदा हैं, परंतु उन जिंदा में भी हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि सबसे अलग अलग हैं। कुत्ता, सियार, बल्ली, इंसान सब अलग अलग हैं। कुत्तों की बात करें तो कुत्तों में भी बहुत सारे लोग अलग अलग हैं। इंसानों की बात करें तो इंसानों में बहुत सारी प्रजातियां हैं। यहाँ तक कि मछली, कुछ भी ले लो, हर प्रकार से हर चीज की अलग अलग प्रजातियां हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। ये विविधताएं जैव विविधता कहलाती है।
तो इसका कार्य कह दें या फिर प्रदान क्या करता है, मतलब इसकी एक विशेषता है कि इस जैविक विविधता ये प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारा पोषण तो करता ही है। हमारे पर्यावरण से ही हमको भोजन मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो भैया हमारा सबसे पोषण करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हो गया, है ना? एक संसाधनों की पूर्ति और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये दोनों चीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये दोनों भी। अब पर्यावरण सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। हमने पर्यावरण की परिभाषा देख लिया भैया, कार्य देख लिया। परंतु अब हम लोग देखने वाले हैं उस चीज़ को जो कि सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में है, आचार्य प्रशांत जिस पर हमेशा बोलते रहते हैं, जो टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता को मैंने आचार्य प्रशांत से बहुत आसानी से समझा है। इसमें यही है कि पहले तो सब कुछ ठीक ठीक था, आज से कई सौ साल पहले। परंतु फिर जब औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, कंपनी खड़ी हुई, तो हम देखते हैं कि जो कल कारखाने थे, उनका जो धुआं था वो वातावरण को प्रदूषित करता था। और वो वातावरण को प्रदूषित कैसे करता था, इस कहानी को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो भैया इसके पहले एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा जो कि है ग्रीन हाउस गैस। वहाँ से सूर्य है, सूर्य की प्रकाश यहाँ पर आई, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आई और फिर लौट के चली गई। ठीक है, सूर्य की प्रकाश पहले आती थी, पहले अभी नहीं, पहले आती थी फिर लौट के चली जाती थी। परंतु मतलब जैसे दिन में आई और रात में जब वातावरण ठंडा हुआ तो फिर ठंडा होने पर वो सारी चीज़ें उड़ गई। ठीक है, कण ऊपर चले गए सारे किरणें। परंतु अब क्या हो रहा है, कल कारखानों से निकला हुआ धुआं पृथ्वी को पूरा झेक लिया है। हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, पूरा धुआं एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं हम लोग। इससे क्या हो रहा है, वातावरण में CO2, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि, और HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आई थिंक इसका नाम है, इन सब की मात्रा बढ़ जा रही है और इन सब को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इनका काम ये हो जाता है ना कि ये जो है कि इसमें मुख्यतः हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। इसका काम ये हो जाता है कि उधर से रोशनी आई और ये अपने अंदर उस ऊष्मा को संचित कर ली है, अब वो अपने से जाने नहीं देंगे, है ना? ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं कि अपने अंदर से ऊष्मा को निकलने ही नहीं देते हैं एक बार आने के बाद। मतलब सूर्य की ऊष्मा आई, अब वो जईबा नहीं करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, है ना? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना पड़ेगा, तो ख़त्म कौन करेगा? अरे भैया पेड़ पौधे हैं, ख़त्म कर देंगे, है ना? परंतु पेड़ पौधे तो हमने काट दिए हैं, लगातार काट रहे हैं हम लोग। चलो भाई ठीक है, दिक्कत हो गया। और यही दिक्कत बन जाता है कारण हमारी पृथ्वी के गर्म होने का। हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और यही बन जाती है आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक उष्णता। सूर्य की किरणें आई, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर वो समा गई। अब ग्रीन हाउस गैसेस वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करने दे रही हैं, अपने आप में समेटे हुई हैं। अब वो ऊष्मा पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रही है। तो हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है, इस बार हम देख ही सकते हैं कितनी अधिक गर्मी पड़ी। तो ये हम लोग का वैश्विक उष्णता था और ये एक तरीके से देखा जाए तो बढ़ ही रहा है, घटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने ये भी देखते हैं कि जो बर्फ है पहाड़ों पे, वो पत्थरों के ऊपर बर्फ है, बर्फ पिघल रही है। अब बर्फ पिघल रही है किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तापमान बढ़ रहा है। अब वो पिघल रही है तो उसके नीचे क्या है? पत्थर है। पत्थर किस कलर का है? भूरे कलर का है। अब उस पे लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? और वो और ऊष्मा को अवशोषण करेगा। ऊष्मा का जब वो अवशोषण करेगा तो हम देखेंगे कि अरे मच्छर, कि और बर्फ पिघलेगी। जो काला पत्थर है उस ऊष्मा का अवशोषण करेगा, गर्म होगा, है ना? उसका तापमान क्या है? बढ़ेगा, तो फिर और बर्फ पिघलेगी। अब बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तो फिर वो तो रुकने वाली है नहीं, और बर्फ और काला पत्थर गर्म होगा और काला गर्म होगा, और फिर जो है और बाढ़ तबाही हम लोग इस चीज़ को देखेंगे।
तो वैश्विक उष्णता को हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं वो भी पर जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। भैया यहाँ पर कहा गया कि औद्योगिक क्रांति के बाद वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रवाह बढ़ गया, अतः ऊष्मा बाहर निकलने में सक्षम नहीं थी, अतः पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। परिणाम यह हुआ कि बर्फ पिघलने लगी, महासागर का स्तर बढ़ने लगा और द्वीप समाप्त होने लगे। हमने अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने टुवालू द्वीप के बारे में बताया था, और टुवालू द्वीप हमारे यूपीएससी के इस बार के पेपर में, पेपर 1 में आई थिंक आया था, जियोग्राफी के अंतर्गत वो था शायद, क्या तो मुझे जहाँ तक याद है। तो उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि महासागर वाला सिस्टम पूछा गया था कि जलवायु का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही है महासागरों में, कि जो द्वीप हैं वो गायब होते जा रहे हैं। उनमें आई थिंक 2 द्वीप का उदाहरण देने के लिए बोला गया था। तो इस पर तो भैया आराम से लोग लिख सकते हैं। लाइट चली गई। तो ये कहानी थी। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये कहानी थी। तो यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो भाई, थोड़ा सा ये खत्म है भाई। तो ये यूपीएससी में आया हुआ था। इसका एक और परिणाम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी और बढ़ी, अतः जीव मरना शुरू हो गए, और जीव मरेंगे, सड़ेंगे तो उससे संक्रमण बीमारी फैलेगी, तो बीमारी भी फैलने लगेगी। इतनी सारी जो है दिक्कतें होंगी बस एक चीज की वजह से, इसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। इसको रोकने का उपाय एक ही है कि बिल्कुल नहीं है ऐसा कि आप पेड़ लगाओ। मतलब मैंने तो भैया आचार्य प्रसन्न का वीडियो देखा था, उससे उन्होंने जो भी चीज़ समझाई वो मुझे अच्छे समझ में आ गई हैं कि अगर हम मानवीय क्रियाएं, मतलब वो इस तरह से है, पर्यावरण में पेड़ लगाना अभी ये कुछ इस तरह से होगा कि ठीक है, अच्छी बात है पेड़ लगा रहे हो, परंतु ये कुछ इस तरह से है कि आप किसी को थप्पड़ मार के कर रहे हो। थप्पड़ मार दिया, उसका सिर फोड़ दिया आपने, अब आप उससे जाके कह रहे हो कि मैं तुम्हारा सर्जरी करूँगा। तो ये सब बातें हैं। तो भैया मैं भी आपको कहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं कि भैया आचार्य प्रशांत की क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत कामगर है। इन्होंने इनके हिसाब से, मतलब अब मैं तो उतना दिमाग तो मेरे पास है नहीं कि मैं बहुत कुछ क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा हूँ। जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही है कि जब तक इंसान स्वयं नहीं बदलेगा तब तक जलवायु नहीं बदल सकती है, और अगर इंसान थोड़ा सा ही बदल गया तो प्रकृति तो अपने आप ही सब कुछ संतुलन कर लेगी। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस थोड़ा सा पीछे हटना है, बाकी प्रकृति तो अपने आप ही संतुलन बना लेती है। तो यही बात है। बाकी आध्यात्म ही एक रास्ता है जलवायु परिवर्तन रोकने का। खैर, इन सब बातों को हटाते हुए आते हैं हम लोग ओजोन। अच्छा, कारण हम लोग देखते हैं भैया, जीवान सब तो पता ही है। ओजोन अपक्षय, ओजोन अपक्षय भी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसको भी फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो भैया ओजोन अपक्षय के अंदर हम लोग देखते हैं कि ओजोन अपक्षय, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी है। समताप मंडल यानी कि दूसरका वाला, पहले क्षोभ मंडल होता है फिर समताप मंडल होता है। तो दूसरका वाला जो परत है हमारे पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडलीय परत जो है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ओजोन परत पाया जाता है O3, है ना। 3 ऑक्सीजन के अणु जो है आपस में मिलकर O3 बनाते हैं, जिसको ओजोन परत कहा जाता है। ये जो सूर्य की किरणें आती हैं उससे जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। परंतु जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसके कारण हम देखते हैं कि इस पर क्षरण आरंभ हो गया है। मतलब इसका जो परत है इसमें कमी आने लगी है। इसमें बहुत सारे, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि छेद भी हो गया है इसमें। आई थिंक अंटार्कटिका की कहाँ पर इसमें छेद वगैरह भी हो गया है। तो ये सब बातें भी हैं। मतलब छेद का मतलब एकदम वहाँ पर वो परत खत्म हो चुकी है वहाँ पर। ठीक है, इसका कारण क्या क्या है? तो मुख्य तौर पर इसका कारण है एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें। और उसमें पाया जाता है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन। और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि अग्निशामक यंत्र वगैरह, जो ये अग्निशामक वगैरह जो होते हैं उसमें ब्रोमोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन का जो ब्रोमीन है, ये 2 चीज़ें बहुत अधिक ओजोन को प्रभावित करती हैं। इसके कारण ओजोन का क्षरण हो जाता है। और ओजोन का क्षरण मतलब कि प्राकृतिक
रूप से सब कुछ नाश हो जाएगा अगर ओजोन का क्षरण हो गया तो भैया। तो ये था ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय में हमने देखा कि एक परत है जिसका क्षरण हो रहा है। इसको प्रभावित कौन कर रहा है? क्लोरीन और ब्रोमीन। ये आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं एसी और रेफ्रिजरेटर वगैरह से। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि जापान के मॉन्ट्रियल में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया, जहां पर हम लोग देखते हैं कि रोक लगा दिया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर कार्बन क्लोरीन टेट्राक्लोराइड सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग पर, और ये क्लोरोफॉर्म मेथिल क्लोरोफॉर्म आई थिंक इसको कहेंगे, और ये ब्रोमाइन यौगिक पर। तो इन सब यौगिकों पर जो कि हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन पर बैन लगा दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं धारणीय विकास को। धारणीय विकास जो हमने पहले चैप्टर में देख लिया है कि धारणीय विकास मतलब कि अभी तो हम विकास कर ही रहे हैं, अभी के साथ साथ बाद की पीढ़ी के लिए भी वो लाभप्रद हो, ऐसा विकास जो अभी भी लाभप्रद हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभ सुनिश्चित करे। ठीक है, चलो भैया। जैसे कि अभी जैविक खेती हम लोग देख लें तो ये धारणीय विकास है ना, कि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो खेत बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी लाभप्रद हो, धारणीय विकास कहलाता है। एक पर्यावरण और धारणीय विकास। अच्छा, सम्मेलन होता है, एक सम्मेलन होता है इस पर, और उसके अंतर्गत एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें कहा जाता है कि अगर हम संसाधनों का बेहतर यूज करें तो धारणीय विकास संभव हो पाएगा। और इसको हम लोग धारणीय विकास के परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि संसाधनों का सही तरीके से यूज ही धारणीय विकास है। अगर हम जैसे कि जल है, जल का सही तरह से यूज करेंगे तो क्या होगा? विकास होगा। जल का सही तरह से यूज विकास होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर हम आज जल सही तरीके से यूज करेंगे तो जल पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा और हमारे जो बच्चे होंगे उनको वो काम आएगा, है ना। अभी पर्यावरण जो है इसकी सुरक्षा अगर हम लोग करेंगे, पर्यावरणीय संसाधन की सुरक्षा करेंगे तो वो बचा रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभप्रद रहेगा। ये तो आने वाली पीढ़ी मास्क ला के घूमेगी, कैसे बंदर की तरह लगेंगे हम लोग, है ना। पेड़ वगैरह भी संसाधन है, वन संसाधन, इसको भी हम लोग खाए जा रहे हैं। तो इस पर भी सही तरीके से अगर इसका यूज़ किया जाए तो हम लोग बहुत तरीके से बच सकते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो एक आते हैं एडवर्ड बारबियर। वो कहते हैं कि गरीबों का विकास किया जाए तो गरीबों का विकास ही धारणीय विकास की परिभाषा है। गरीबों का विकास किस प्रकार से? तो भैया उनकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। और अगर गरीब विकसित होंगे तो हम, अब गरीब विकसित हो गया तो उसका जो बच्चा होगा वो भी बढ़िया रहेगा, उसका बच्चा बढ़िया रहेगा, उसका बच्चा बढ़िया रहेगा। तो एक तरीके से एक विकास का चरण आगे, जो गरीब ही गरीब पैदा होने वाले थे वो अमीर अमीर में हो गए, मतलब अमीर नहीं बट मिडिल क्लास या ठीक ठाक अवस्था में वो आ गए। तो हम कहेंगे कि भैया ये भी बढ़िया आदमी थे, भैया बहुत बढ़िया ये परिभाषा दी है कि गरीब लोग जो है कि उनका अगर हम लोग प्रगति करा देंगे तो वही असली विकास हो जाएगा, धारणीय विकास। चलो भैया आगे देखते हैं, अगले एक आते हैं हम लोगों के चलो भाई, हरमन डेली ये कहते हैं, सुझाव देते हैं, परिभाषा नहीं, सुझाव देते हैं। सुझाव हम लोग पढ़ते हैं क्या है? ये कहते हैं कि भैया मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के अनुसार सीमित करना होगा। सबसे बड़ा कारण अभी है मानव जनसंख्या। अगर हम लोग अभी अपनी जो संख्या है उसको अमेरिका से कंपैरिजन करें तो अमेरिका का क्षेत्रफल देखो, हम लोग का क्षेत्रफल देखो, उनका जनसंख्या देखो, हमारी जनसंख्या देखो, हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश, वहाँ का पूरा यूएसए है। तो आप समझ सकते हो वहाँ पर मतलब जनसंख्या कम है तो रोजगार ठीक ठाक है, और यहाँ पर तो रोजगार सबको दिया ही नहीं जा सकता है। करोड़ों की जनसंख्या है, 100 करोड़ पार, तो आप समझ सकते हो। चलो भैया, तो ये सब कहानी है। तो अगर जनसंख्या को अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए, यूज़ का किया जाए मतलब सही तरीके से बैलेंस बना के चला जाए, तो हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी, हालांकि आने वाली पीढ़ी को ही हम कह रहे हैं कि ना हुआ है, तो धारणीय विकास
आने वाली पीढ़ी के लिए तो नहीं होगा, परंतु आने वाला जो समय है उसके लिए ज़रूर होगा। यानी कि आने वाले समय पर जो हमारी पृथ्वी है उसके लिए ज़रूर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग औद्योगिक प्रगति। आगत निपुण हो, न कि आगत उपयोगी। आगत निपुण मतलब कि जो औद्योगिक औद्योगिक प्रगति हो रही है उसमें किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल ना निकले। जो वेस्ट मटेरियल निकले उसको हम लोग यूज़ कर लें। ऐसा कि मान लो अगर गन्ना से रस निकाल रहे हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ भी वेस्ट ना हो। जो गन्ना है उसका भी कुछ ना कुछ बना दिया जाए, है ना? उसका जो वेस्टेज निकला है, तो किसी प्रकार का वेस्ट ना हो। तो ये बड़ा बढ़िया आइडिया है इनका भी। निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन से अधिक ना हो। हम लोग पेड़ निकाल रहे हैं, कबार रहे हैं, उधर पेड़ उग रहा है, ठीक है? आज हमने 10 पेड़ कबारे, उधर 10 पेड़ उग गया। हमने इधर 100 पेड़ उगा लिए, उधर 10 पेड़ उगा, तो हानि हो गया ना यार प्रकृति को। तो हमको इस प्रकार से अपने निष्कर्षण को करना है कि प्रकृति उसका जो है संतुलन है वो बना ले, ठीक है? ये मच्छर कैमरे के पास क्यों आ जा रहा है? चलो यार, 2015 में, ये तो छोटी सी बात है, मतलब ये कुछ है बस ऐसे ही। 15 में यूएन ने 2030 तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्य बनाए थे, विकासशील लक्ष्य बनाए थे। कुछ लक्ष्यों में 17 लक्ष्य बनाया गया था 2030 तक। तो अब देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने बनाए थे। धारणीय विकास रणनीति। धारणीय विकास की रणनीति हम लोग देखने वाले हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, पवन चक्की, सब का यूज करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो धारणीय विकास है वो संभव हो पाएगा, प्रकृति का नाश नहीं होगा, है ना? इसके बाद बात करें गाँवों में एलपीजी गोबर गैस। गाँवों में एलपीजी गोबर गैस, गाँवों में हम लोग देखते हैं कि वो जो एक पता नहीं क्या होता था, चूल्हा-वूल्हा पे फूँक-फूँक के खाना बनाते थे। तो उससे काफ़ी पर्यावरण को प्रभाव पड़ता था और लंग्स को भी प्रभाव पड़ता था। तो एलपीजी गोबर गैस का यूज़ किया जाने वाला है। और शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ हमारे धारणीय विकास के लिए आवश्यक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? इस चैप्टर में हम लोगों ने जियोग्राफी को देखा, जो कि इकोनॉमी में आया है। खैर, तो यही था हमारा चैप्टर। चैप्टर में हम लोगों ने वैश्विक उष्णता देखा, ओजोन अपक्षय देखा और पर्यावरण के बारे में जाना, पर्यावरण को प्रदूषण के बारे में जाना और धारणीय विकास के बारे में जाना और कुछ परिभाषाएँ देखी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।